अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब, और लाइफ गुजर रही है कैसी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी की बात की जाए, लाइफ की बात की जाए तो बड़ी अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। हम अक्सर प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हम सुनते हैं, कुछ चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, तो इस चीज़ पर मज़ीद यकीन हो जाता है कि ज़िंदगी बड़ी ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। खेलों की दुनिया में भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही खबर सुनने को मिली कि जिससे मज़ीद इस बात पे यकीन हो गया कि भाई ये जो ज़िंदगी है ना, इसका नहीं पता, बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। अभी हम हैं, अगले लम्हे हम नहीं हैं, कुछ पता नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, कौन सी ऐसी अनहोनी हो गई, कौन सी ऐसी शॉकिंग खबर हो गई कि जिससे खेलों की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। ये बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। इसके अलावा अगर हम मज़ीद पाकिस्तान में खेलों की दुनिया की बात करें तो PSL पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9th एडिशन है वो बस शुरू होने वाला है। लेकिन शायकीन क्रिकेट में, जैसे कि मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, कि कोई इतना जोश व खरोश नहीं है, लेकिन खिलाड़ी तो ऑफ कोर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। पैसा तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी काफ़ी खिलाड़ियों की उम्मीदें हैं, क्योंकि दोनों इस दफ़ा T20 फॉर्मेट के हैं। ऑफ कोर्स ICC टूर्नामेंट जो आगे आ रहा है, वर्ल्ड कप भी, और हम देखते हैं कि चाहे IPL है, चाहे PSL है, जो अच्छा परफॉर्म करता है नेशनल टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। और इस दफ़ा तो वर्ल्ड कप भी T20 है, तो खिलाड़ी इस वजह से काफ़ी एक्साइटेड हैं। और इसके साथ साथ कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं जनाब। क्या बड़ी खबरें आ रही हैं, किसको लेके बड़ी खबरें आ रही हैं, साथ रहिएगा, आपको बताएंगे। और जी, हमसाया मुल्क की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जारी है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच है। कुलदीप यादव ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जी अब ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज इंग्लैंड की जो टीम है उसका भी अनाउंस हो जाएगा, और इंडिया की जानिब से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है मज़ीद देखने में आए। अभी तक तो कोई नहीं आई है, लेकिन जो बड़ी तब्दीलियां हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। और BCCI ने एक बड़ा ही बोल्ड स्टेप उठाया है। कल मैंने बात की थी इस हवाले से कि BCCI के कंसर्न्स है भाई कि जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक से भाग रहे हैं IPL की तैयारी के चक्कर में। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए BCCI ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, और वो काबिल तहसीन भी है, काबिल तारीफ़ भी है। इसकी आपसे बात करेंगे जी। और इसके अलावा डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया, और इसके बाद उन्होंने जो T20 क्रिकेट है उसको भी खैराबाद कह दिया है। टेस्ट और ODI को तो पहले ही उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। उस हवाले से बात करेंगे कि डेविड वार्नर की तारीफ़ तो काफ़ी हुई, खिलाड़ियों ने, शायकीन क्रिकेट ने उनको चीयर किया, बट देयर वर सम बूड ऑल्सो। कौन से वो लोग थे, क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? और जी वेस्ट इंडीज़ ने एक काफ़ी अर्से बाद, मेरे ख्याल से 2013 के बाद, ऑस्ट्रेलिया में हरा कर फतह हासिल कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे। और जी एक और जो टेस्ट मैच है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जारी है। अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड ये तारीख रकम कर पाएगा या नहीं, या इस इनएक्सपीरियंस्ड साउथ अफ्रीका की टीम से हार के सबको हैरान कर देगी न्यूजीलैंड की टीम, या फिर एक नई हिस्ट्री मेक करेगी कि साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हरा देगी। ये सब बातें हमें वक्त के साथ पता चलेंगी। लेकिन अभी जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले PSL की बात करते हैं। PSL पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रॉफ़ी रिवीलिंग होगी, ट्रॉफ़ी की रोनुमाई होगी, तो कल वो तकरीब हो गई। और मज़े की बात यह है कि सब के सब कैप्टन्स वहाँ पे मौजूद थे, और उसके अंदर वो कैप्टन भी मौजूद थे जो कि अब कैप्टन नहीं रहे, सरफराज अहमद। कल इनकी बात भी की हमने, उससे एक दिन पहले खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि जनाब सऊद शकील को बना रहे हैं। फिर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, शेन वॉटसन आएंगे तब मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जनाब शेन वॉटसन जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से एज ए खिलाड़ी भी एसोसिएट रहे, और अब वो कोच हैं। कुछ तब्दीली ये हुई है कोयटा के अंदर कि जो पहले कोच थे मुइन खान, वो अब वो डायरेक्टर लेवल पे चले गए हैं, और जो कोच हैं वो शेन वॉटसन बन गए हैं। और इसके अलावा बॉलिंग कोच उन्होंने जो पाकिस्तान के पहले होते थे शॉन टेट, उनको जनाब फास्ट बॉलिंग कोच हायर कर लिया है। तो तब्दीलियाँ हुई हैं मैनेजरियल लेवल पर। इन तब्दीलियों के साथ एक बड़ी तब्दीली हुई है जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर हम सरफराज अहमद की और कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो जब से ये PSL शुरू हुआ है तब से इनका साथ है।
2016 में जब सरफराज अहमद को कैप्टनसी दी गई तो बड़ा अच्छा साल था। फिर उसके बाद 2017 में सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती, लेकिन फिर उनकी कैप्टनसी पाकिस्तान में तो नेशनल टीम में तो बाकी नहीं रही, लेकिन कोयटा ने उन्हें कैप्टन रखा। और इस दौरान सरफराज पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए, परफॉर्मेंसेस में डिप भी आए उनकी, लेकिन उसके बावजूद कोयटा ने जनाब ये उनका साथ नहीं छोड़ा। और इससे पहले खबरें आ रही थी कि सरफराज जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और सिर्फ खेलने के लिए यहाँ पे आया करेंगे। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कैप्टनसी वाली बात थी वो सामने आ गई है। वो मैं कहती हूँ ना कि देखिए, राई होती है तो रत्ती बनती है, कुछ ना कुछ बात होती है तो कोई र्यूमर बन जाती है, स्पेकुलेशन बन जाती है। सो जी खबरें चल रही थी बैकग्राउंड में, इसी वजह से खबर सामने आई। और अब जनाब जो सरफराज अहमद हैं वो कैप्टनसी से स्टेप डाउन हो गए हैं। जो उमर खान ऑनर है उन्होंने कहा कि हमने जब शेन वॉटसन ने कहा कि भाई नया कैप्टन होना चाहिए, सरफराज अहमद से कहा गया, तो सरफराज अहमद इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वो ऐसे इंसान है कि बाबर आजम को बाबर आजम बनाने वाले बहुत से नए खिलाड़ी, ये शादाब हो गए, फ़खर हो गए, हसन अली हो गए इनको डेवलप करने वाले सरफराज अहमद हैं, क्योंकि वो बड़े सेल्फलेस होकर खेले हैं टीम के अंदर भी। बाबर आजम से शिकवा ये रहा है कि उनकी बड़ी सेल्फिश अप्रोच रही है, अपनी पोजीशन नहीं वो छोड़ते थे। लेकिन सरफराज अहमद ऑन द कंट्रेरी वो बड़े डिफरेंट इंसान थे। वो खुद से खिलाड़ियों को कहते थे जाओ आज तुम जाके ओपन करो, आज मेरी जगह पे खेल लो, स्विचिंग किया करते थे। सो बड़े अच्छे इंसान वो। और ऐसा ही हुआ कि वो खुद से जब उन तक की खबर पहुंची तो उन्होंने जनाब कैप्टनसी छोड़ दी। अब नए जो कैप्टन बने हैं वो जनाब राइली रोसो बने हैं। सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटा देना ठीक है। अब यहाँ पे जो उमर खान है वो कह रहे हैं कि ये तो जनाब जो मैनेजमेंट कमेटी है या जो मैनेजरियल लेवल पे फैसला हुआ है। लेकिन आप देखें ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं ना, ये बिजनेस होता है और जो इनका ओनर होता है बड़ा सेठ कल्चर होता है। यहाँ पे ओनर की बड़ी सुनी जाती है, उसी की मर्जी चलती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उमर खान की बिल्कुल मर्जी के बगैर, और बड़े मासूम से, उन्हें तो पता ही नहीं, जो शेन वॉटसन ने आके ज़बरदस्ती सरफराज को चेंज कर दिया, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। खबरें तो पिछले 1-2 साल से डेवलप हो रही थी, लेकिन तब तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इट वाज रिटन ऑन द कार्ड्स और फाइनली इस साल ऐसा हो गया। जबकि मैं समझती हूँ कि सरफराज को अब अगर देखें तो उनकी फॉर्म भी अच्छी है और डोमेस्टिक में नेशनल T20 भी उनकी कैप्टनसी में ही टीम कराची की जीती। और फिर ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है वो कराची की टीम ने जनाब उनकी कैप्टनसी में जीती। सो जब वो इतनी अच्छी फॉर्म में थे और एज ए कैप्टन भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से इट वाज नॉट द राइट टाइम। लेकिन कोयटा की टीम, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि वो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, सो मेरे ख्याल से उन्होंने ये तब्दीली लाजमी समझी होगी, तो ये तब्दीली कर दी है। लेकिन जो इनकी जगह आए हैं राइली रोसो, उनका अगर आप देखें तो रिकॉर्ड PSL का बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी एवरेज है उनकी। कोयटा से वो जो विनिंग टीम थी 2019 में जब कोयटा ने टाइटल जीता था, उसका वो हिस्सा थे। इसके अलावा जो कोयटा ने फाइनल खेला उसका भी वो हिस्सा थे। 3 साल वो कोयटा से खेले, फिर वो मुल्तान में चले गए। बड़े लकी इंसान है वैसे वो, क्योंकि फिर उसके बाद जब वो मुल्तान में गए तो मुल्तान से भी टाइटल जीता उन्होंने। और उसके बाद जो मुल्तान ने अपने फाइनल खेले लाहौर कलंदर्स के साथ, उसका भी वो हिस्सा रहे। और अब वो आ चुके हैं जनाब कोयटा में वापस। हम सब जानते हैं ट्रेड हुई, लेकिन यहाँ पे उनको कैप्टन बना देना, जबकि एज ए अगर हम बात करें उनकी इंटरनेशनल करियर की, तो उनका कैप्टनसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको कैप्टन बना दिया गया है। सऊद शकील को, जो अच्छी बात है, वाइस कैप्टन बनाया गया है, क्योंकि सऊद शकील के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि वो अंडर 19 लेवल पर कैप्टनसी करते रहे हैं। सो फ्यूचर के वो बड़े अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ। तो अच्छी बात यह है कि राइली रोसो के साथ सऊद शकील को जनाब कर दिया गया है अटैच। ये वही सऊद शकील हैं कि जिन्होंने शिकवा किया था कि मुझे खिलाया ही नहीं गया कोयटा से, और अब उनको एकदम से वाइस कैप्टन बना दिया गया है। तो ये जनाब एक बड़ी तब्दीली आई है, पाकिस्तान की सियासत में भी तब्दीली आ रही है, PSL में भी, कोयटा ग्लैडिएटर में भी बड़ी तब्दीली आई है। और कोयटा की बात करें तो कराची के लोग इसे बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कराची के खिलाड़ी यहाँ से बड़े खेलते हैं, जैसे सऊद शकील हो गए, जो ओनर है उनका भी कराची से ताल्लुक़, और फिर उसके बाद साइम अयूब भी मेरे ख्याल से यहाँ से खेले हुए हैं, उनका भी कराची से ताल्लुक़, और फिर उसके बाद जनाब सरफराज अहमद का ख़ुद कराची से ताल्लुक़। सो कराची के लोग बड़ा इसको सपोर्ट करते रहे हैं।
تو اب دیکھتے ہیں جی یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کیسا اثر لے کے آتی ہیں کوئٹہ کی ٹیم کے اوپر. کوئٹہ کی ٹیم کو بہرحال جناب بیسٹ آف لک ہے کہ وہ چینجنگ کر رہی ہیں. چینجنگ آف کورس ہونی ہوتی ہیں لیکن جب جو چینجنگز ایک دم سے ہوتی ہیں وہ ہمیں حیران بھی کر دیتی ہیں. تو یہ تو جناب کچھ کوئٹہ کی بات رہی. اب اس خبر کی بات کرتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد اور جسے پڑھنے کے بعد مجھے بڑا شوق لگا. تو جی خبر کچھ اس طرح سے ہے. خبر کا تعلق ہے جناب ٹینس کی دنیا سے. خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ینگ ٹینس اسٹار زینب علی نقوی پاسڈ اوے ایٹ دا ایج آف 17. بڑی شاکنگ خبر ہے کہ جسٹ 17 سال کی عمر میں شی پاسڈ اوے. اور ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ یہ واقعی کوئی اچانک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی یا یہ مرڈر ہے. اس بارے میں یقیناً تحقیق ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ہے. خبر کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں تو کچھ ہوا یوں کہ جناب زینب علی نقوی کے جن کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ کراچی میں جونیئر لیول پر ٹینس کھیلا کرتی تھیں. بڑی پرومسنگ کھلاڑی تھی وہ ٹینس کی. اور اس بات کا اندازہ آپ اس فیکٹ سے لگا سکتے ہیں کہ وہ سندھ میں جو کہ جونیئر گرلز تھیں اس میں وہ نمبر 2 پر آتی تھیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ٹاپ 8 جونیئر ٹینس سٹارز میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑی ایک اچھا وہ فیوچر کا پروسپیکٹ تھی, بڑی اسکلفل تھی, بڑی ایکسائٹیڈ تھیں اور بڑا اچھا کھیلتی تھیں. اور سندھ لیول پر اور کراچی لیول پر کافی ٹورنامنٹس جیت چکی تھی, کافی میڈلز وہ جیت چکی تھیں. وہ جاتی ہیں اسلام آباد. اسلام آباد وہ کیوں گئیں؟ اسلام آباد وہ اس لیے گئیں کہ اسلام آباد میں جونیئرز ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, جونیئرز آف خاور حیات میموریلز. اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے وہ گئیں. وہاں پہ انہوں نے پریکٹس جو گیم ہے وہ کھیلی اور اس کے بعد جہاں پہ وہ اسٹے کر رہی تھیں وہاں پہ واپس آئیں. ان کے فیملی ممبرز ان کے ساتھ تھے, ان کی نانی تھیں اور میرے خیال سے ان کا ساتھ کوئی کزن تھا. وہ جناب واش روم میں شاور لینے کے لیے گئیں اور جب کافی دیر تک وہ باہر نہیں آئیں تو پھر فیملی نے دروازے کو ناک کیا, دی بینگ دی ڈور, اور کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر جب دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہوئے تو شی واز ڈیڈ اوور دیئر. انیشیلی جب ایگزامن کیا گیا تو یہ سامنے آیا ہے کہ شی گوٹ کارڈک اریسٹ, یعنی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب یہ بڑی اپنے تئیں ایک حیرت کی بات ہے کہ ینگ اسٹار ایٹ دا ایج آف 17, آپ جانتے ہیں کہ جو ایک اسپورٹس پرسن ہوتا ہے وہ ایک نارمل آدمی سے جو اس کی فٹنس کا لیول ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے. ٹینس کھیل رہی ہیں, آپ دیکھیں ایک پریکٹس گیم کھیل کے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ شاور لینے کے لیے جاتی ہیں اور اچانک سے ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. تو یہ بات کچھ اتنی ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو بالکل تحقیقات ہونی چاہیے ہیں. جو پاکستان ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں اسحام الحق, انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اس بات کے اوپر. جس انسان کو خبر پتہ چل رہی ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. تو بڑی ایمبیگوٹی ہے اس ڈیتھ کے اندر. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل اس طرح کی کچھ میڈیسن بھی آ چکی ہیں کہ جن کو اگر آپ انٹیک کریں تو جو رزلٹ ہے وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں آتا ہے. اب یہ پروفیشنل رائیولری ہے یا یہ ایک قدرتی موت ہے, اس کا فیصلہ یقیناً جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو کیا جائے گا. ابھی ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو کراچی آف کورس بھیج دیا گیا ہے, یہاں پہ ان کی تدفین ہوگی. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنا ینگ ٹیلنٹ جو کہ اپنے فیوچر کے لیے کافی ایکسائٹیڈ تھیں, بہت اچھا کھیل رہی تھیں, اور اچانک سے اس طرح ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت افسوس ہوا جب یہ خبر پتہ چلی. میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ یقیناً اس کی تحقیق کریں اور اس چیز کا بالکل سامنے آنا ضروری ہے. ٹرانسپیرنٹ تحقیق ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے کہ واقعی یہ ایک قدرتی موت ہے یا ہمیں ایسا شو کیا جا رہا ہے. تو جی ایک ایسی خبر ہے جو کہ میں نے آج پڑھی اور جب میں اس کی ڈیٹیل میں گئی تو بڑا افسوس ہوا. اب ان کی فیملی کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. ان کے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو فیوریٹ کھلاڑی تھے وہ نوواک جوکووچ تھے, راجر فیڈرر تھے, وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھیں. اتنی ینگ ایج میں اس طرح کا جب کوئی اسٹار, اس طرح کا جب کوئی انسان چلا جاتا ہے تو بہت دل دکھتا ہے. تو ہماری جو کنڈولنسز ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور جو بھی ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ ہیں, کیونکہ ٹینس کا اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا لاس ہوا ہے. ایک فیوچر اسٹار اس وقت چلا گیا جب اسے بالکل نہیں جانا چاہیے تھا.
है तो टेनिस के साथ साथ कल मैं एक ख़बर पढ़ रही थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ क्रिकेट हॉकी बल्कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं या ग्रुप गेम्स हैं उसमें इंडिया के जो खिलाड़ी हैं आगे आ रहे हैं, कि जिसकी बड़ी मिसाल अभी जो एशियन गेम्स हुई थी हमारे सामने है, कि जहाँ पर इंडिया ने 100 से ज़ायद मेडल जीते। सो वहाँ पे जो रेसलिंग उनका एक ऐसा शोबा है जो कि अक्सर ख़बरों का बायस बनता है और कंट्रोवर्शियल भी रहा। कुछ जो रेसलर्स थे उन्होंने एहतजाज भी किया, वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, आप सब वाकिफ़ होंगे उससे। अगर नहीं भी वाकिफ़ हैं तो इस वक्त उसे वाइंड अप करते हैं। जो ख़बर है वो हम शामिल करते हैं कि इन सारे जो कि इंडिया में सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, जो रेसलर्स थे उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो प्रोटेस्ट हुआ या जो वहाँ पे बॉडी है वो उस तरह से नहीं सही लेके चल सकी इन सब मामलात को। तो जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है उन्होंने इंडिया पे पाबंदी लगा दी थी। अब वो पाबंदी ये थी कि जो रेसलर्स थे वो अपने फ्लैग के अंडर नहीं खेल सकते थे, तो वो उनको न्यूट्रल खेलना पड़ता था। तो अब जनाब एक अच्छी खबर ये है कि ये जो पाबंदी थी ये उठा ली गई है, यानी कि जो इंडिया के जो रेसलर्स हैं वो अपने फ्लैग के अंडर खेल सकते हैं। बड़ी खबर है जनाब। लेकिन अब जो इंडिया की जो रेसलिंग फेडरेशन है उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर इसको लेकर चलना चाहिए जनाब। इंडिया की बात हो रही है तो टेस्ट मैच भी शुरू होने वाला है जनाब, तीसरा राजकोट में। उस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी डेब्यू हम देखने वाले हैं। काफ़ी तो नहीं, 2 तो डेब्यू मेरे ख्याल से लाजमी तौर पे होंगे। एक सरफराज का होगा और जनाब दूसरा एक दुरूफ जुरेल का होगा, क्योंकि केएस भारत, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन मैनेजमेंट उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। सो उनका डेब्यू एक्सपेक्टेड है होगा और उन्होंने जिस तरह पिक्चर शेयर की, वो जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो मेरे ख्याल से उनका तो लाजमी तौर पर हो जाएगा। सरफराज का भी बनता है और राजित पाडेकर जो हैं वो अपनी पोजीशन पर खेलेंगे भी, क्योंकि अब जो हैं अब वो केएल राहुल भी नहीं खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी नहीं खेल रहे हैं। तो ये सरफराज अहमद का डेब्यू बनता है जी। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप इतने डेब्यूटेंट्स के साथ खेल रहे हैं तो बुमराह को रेस्ट एक ये बात नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे ख़्याल से जो रोहित हैं उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो शुभमन गिल हैं वो जब ओपन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डैट जब वो तीसरे नंबर पे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनको नंबर 3 पे आना चाहिए, 1 डाउन आना चाहिए और जायसवाल को और शुभमन को ओपन करवाना चाहिए। और एक और जो बात है वो ये कि कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनसे कल क्वेश्चन भी हुआ तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैं खेलूँगा या नहीं खेलूँगा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं परफॉर्म करता हूँ। कुलदीप यादव की बात की जाए तो बड़ी एक अच्छी फिगर है उनकी। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जब भी आते हैं बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप देखिए कि एक ऐसा इंसान कि जब उसने लास्ट मैच खेला था अपना बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो उसमें ही वो द प्लेयर ऑफ द मैच 7 विकेटें ली थी। उसके बाद वो 1 साल के बाद उनको चांस मिलता है, वो खेलते हैं और अगेन जब उन्होंने मैच खेला तो ये जो वाइजैक पिच थी उस पर उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और विकेट्स भी ली और बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच थे नो डाउट, लेकिन कुलदीप यादव ने बड़ा अच्छा उनका साथ दिया और इंडिया वो मैच जीत गया। सो मेरे ख्याल से कुलदीप को खेलना चाहिए, लेकिन अब जडेजा वापस आ चुके हैं और कुलदीप इज़ नॉट वेरी गुड विद द बैट। तो अब देखते हैं कि अक्षर पटेल को खिलाया जाएगा कि कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा, किसकी कुर्बानी जाएगी और कौन जगह बना पाएगा। और इसके साथ साथ जनाब जो बेन स्टोक हैं वो अपना 100th टेस्ट खेलने जा रहे हैं राजकोट में। अब वो इसे यादगार बना पाएंगे या नहीं पाएंगे ये तो हमें जब मैच होगा तब पता चलेगा। लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद बेन स्टोक बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कि इस सीरीज़ में वो बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब ये खबरें डेवलप हो रही हैं, उनको नेट्स में भी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, तो शायद वो बॉलिंग भी करें। सो बेस्ट ऑफ लक है जनाब बेन स्टोक्स के लिए भी और पूरी इंग्लैंड की टीम के लिए भी, इंडिया की टीम के लिए भी।
अश्विन की बात करें तो अश्विन के भी मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में ही 100 टेस्ट मैच कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी यंग नया टैलेंट भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। अगर हम जेम्स एंडरसन की बात करें तो उनकी भी जनाब 700 विकेट्स होपफुली हो जाएंगी इसी सीरीज़ में ही। और अब इंडिया की बात हो रही है तो एक और ख़बर आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक डेवलपमेंट सामने आई है, बीसीसी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। बीसीसीआई ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। अब ये बात अलग है कि इस पे अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो बहादुराना फ़ैसला है ये काबिल तहसीन है, इसकी तारीफ़ बनती है। क्या फ़ैसला है, आइए आपको बताते हैं। जैसे कि कल के प्रोग्राम में आपसे शेयर किया था कि बीसीसीआई को कंसर्न्स हैं कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो डोमेस्टिक से अवॉइड कर रहे हैं और आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम है ईशान किशन का। उसके बाद श्रेयस अय्यर को लेके भी खबरें डेवलप हुई कि भाई कुछ कह रहे हैं कि वो अनफिट हो गए, कुछ कह रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से उन्होंने अपनी ये जो इंजरी है या वो फिट नहीं है उसकी खबरें डेवलप कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो अब आईपीएल के लिए ख़ुद को ज़रा रेस्ट देना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ कहा है, रेस्ट लिया है। इस सब के चलते बीसीसीआई ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो ये फ़ैसला किया है कि अब कोई खिलाड़ी आईपीएल तब तक नहीं खेल सकता जब तक वो 3 से 4 रणजी ट्रॉफ़ी की गेम्स ना खेल ले। अगर आपकी स्टेट खेल रही है रणजी ट्रॉफ़ी के अंदर तो आपको खेलना पड़ेगा। बीसीसीआई ने ये फ़ैसला किया है। जैसे कि हमने ईशान किशन को देखा कि वो फिट थे, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ, लेकिन उन्होंने झारखंड से जो उनकी स्टेट है वहाँ से रणजी ट्रॉफ़ी नहीं खेली। इसी तरह से श्रेयस अय्यर के बारे में भी खबरें आ रही हैं और कुछ दीगर खिलाड़ियों के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि जिनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कि भाई अब आपको रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी पड़ेगी। और मज़ीद अगर हम इस डिटेल शेयर करें तो ये कहा गया है कि अगर किसी खिलाड़ी की फ्रेंचाइज उसे रिलीज़ कर देती है और उसने रणजी ट्रॉफ़ी की 3 से 4 गेम्स नहीं खेली हुई भी तो फिर उसको ऑक्शन के लिए नहीं पिक किया जाएगा। बड़ा मूव है। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, ठीक है ईशान किशन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम देखें तो मुंबई इंडियंस के वो महंगे तरीन प्लेयर्स में से एक हैं। तो क्या आईपीएल की फ्रेंचाइज बीसीसीआई की ये बात मानेगी कि वो ईशान किशन को इसलिए बिठा दे कि उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी की गेम्स नहीं खेली? क्योंकि हम देखते हैं कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बीसीसीआई इस तरह से उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसकी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। आप देखें हर आईसीसी इवेंट से पहले आईपीएल होता है और उसके बावजूद होता है, जबकि आईसीसी इवेंट आप हार जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है, टेस्ट चैम्पियनशिप आपके सामने है और अब अगेन जब वर्ल्ड कप है उससे कुछ दिन पहले ही आईपीएल जो है वो ख़त्म होगा। अगेन वही बात है, जबकि आपको पता था वर्ल्ड कप है उसके बावजूद आईपीएल को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सब के चलते क्या बीसीसीआई अपनी बात मनवा पाएगा या नहीं मनवा पाएगा, ये तो खैर एक अलग चीज़ है। लेकिन ये फ़ैसला बड़ा अच्छा है। इससे खिलाड़ियों को कम से कम डर तो होगा कि भाई हमने डोमेस्टिक खेलनी है, क्योंकि डोमेस्टिक की बड़ी अहमियत है। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते हैं ना सिर्फ उनके लिए अच्छा होता है बल्कि जो जूनियर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। उनको खेलने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, वो मोटिवेटेड होते हैं। बड़ा अच्छा स्टेप है ये बीसीसीआई का, इस पर उनकी तारीफ़ बनती है। आई विश कि पीसीबी की जानिब से भी इस तरह का कोई स्टेप आ सके। अभी तो जनाब जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं उनका अपना ही नहीं पता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब क्वेश्चन हुए इंडिया को लेकर कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आप की क्या राय है, इंडिया आएगा या नहीं आएगा और इंडिया से आप किस तरह डील करेंगे, कुछ रिपोर्टर ने चाहा कि खबर निकालें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी मुझे ब्रीफिंग मिल रही है और अभी मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। हर सवाल के जवाब में उन्होंने तकरीबन यही कहा है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं तो मोहसिन नकवी का नहीं पता वो स्टे करेंगे या नहीं करेंगे। तो जी बहरहाल मोहसिन नकवी स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो टाइम है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है। आज आप लोगों से मुलाकात हुई और मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी नशिस्त हो गई। आप लोग कहते हैं कि भाई ऐन थोड़ी लंबी वीडियो किया करें, तो आज खबरें भी थीं तो जी कुछ लंबी वीडियो हो गई। और अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।